एवरीवन, तो ये हमारा जो पार्ट थर्ड है वेक्टर का, यानी कि जो मस्ट टू टॉपिक्स हैं आपके आईआईटी जेम के लिए, उनको मैं आपको प्रिपेयर करा रहा हूँ। यू ऑलरेडी नो दैट। तो उसके अंदर जो अगला आपका टॉपिक आता है दैट इज वेक्टर पार्ट थर्ड। यहाँ पे मैं दो चीज़ें डिस्कस करूँगा। देखो, एक तो डिस्कस करूँगा कि कर्ल क्या होता है, और दूसरा जो है वो डाइवर्जेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और थर्ड हम थ्योरम्स पढ़ेंगे कि वेक्टर थ्योरम क्या होती है। एंड ऑल दीज टॉपिक आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आईआईटी जेम प्रिपरेशन। अगर आप इन टॉपिकों को तैयार करते हैं तो आई फील दैट कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आईआईटी जेम में। ठीक है, बाकी और बाकी सारी जो वीडियोज़ हैं आप मेरे साथ अनअकैडमी में जाके भी देख सकते हो, या अगर आप अनअकैडमी पे नहीं हो तो सिंपली आप यूट्यूब चैनल को मेरे फॉलो कर लो यहाँ पे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, और जो है वो रेगुलरली आपके पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है आईआईटी जेम के लिए वो आते रहेंगे। ठीक है, अगर आप ये सारे टॉपिक्स आईआईटी जेम में प्रिपेयर कर लेते हैं तो एटलीस्ट 50+ स्कोर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपको कुछ बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं आपको समझाऊं कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी विल डिस्कसिंग अबाउट द ग्रेडियंट। हमने डिस्कस कर लिया था पहला, यानी कि डेल का अगर किसी फंक्शन फाई के साथ मल्टीप्लाई है दैट इज कॉल्ड द ग्रेडियंट। सो आई डोंट थिंक एनीबडी हैविंग प्रॉब्लम। तो अगली चीज़ जो आती है दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस जो आती है, तो डाइवर्जेंस क्या होता है? अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्ज। ठीक है, सिंपली ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? फ्लक्स डाइवर्जिंग को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि किसी सरफेस से जो आपका फ्लक्स डाइवर्ज हो रहा है ना, किसी सरफेस से जो आपका फ्लक्स डाइवर्ज हो रहा होगा उसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डाइवर्जेंस से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई आर्बिट्री सरफेस है, यू जस्ट कंसीडर, ओके, यू जस्ट कंसीडर कि आपके पास एक आर्बिट्री सरफेस है, ओके, और इस सरफेस के अंदर कोई यहाँ पे चार्ज रखा हो, तो आपको सिंपली ये पता है कि यहाँ से क्या होगा? फ्लक्स डाइवर्ज होगा। ओके, दिस इज द फ्लक्स, अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्जिंग थ्रू दिस। तो यू नो दैट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू, अगर आप गॉस लॉ लगाते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग ये तो पता ही है कि गॉस लॉ जब भी आप अप्लाई करेंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, दिस इज ए क्लोज सरफेस, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, यू नॉट नीड टू बॉदर अबाउट दिस, दिस इज वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग। ओके, दिस इज वेरी इजी। तो अगर आप इसको ऐसा भी लिखते हैं, डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो भी लिख दें, तो ऑल्सो यू नो दैट दिस इज ए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये भी कैसी थ्योरम है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है ना, ऐसा ही लिख सकते हैं, यानी कि ये भी गॉस लॉ के फॉर्म में ही आ रहा है आपका, ये भी गॉस लॉ है, ये इंटीग्रेशन फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में। तो किसी भी चीज़ का अगर ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था तो दैट मीन डेल डॉट ई भी तो उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंपली डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि कोई चीज़, अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्जिंग थ्रू अ सरफेस। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऑलवेज वी टेक डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ओनली। हम किसका डाइवर्जेंस लेते हैं? वेक्टर का डाइवर्जेंस लेते हैं। हम स्केलर क्वांटिटीज़ का डाइवर्जेंस नहीं ले रहे होते हैं, क्योंकि स्केलर का डाइवर्जेंस आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो वी विल टेक द डाइवर्जेंस ऑफ योर वेक्टर क्वांटिटी ओनली। तो कोई भी अगर आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, उसका अगर आप डाइवर्जेंस कर रहे हैं, दैट मीन सिंपली यू विल फाइंडिंग डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे, और डेल अपॉन डेल जेड क्या कर रहे हैं? के कर रहे हैं, और डॉट उसके साथ ए लिख दे रहे हैं, यानी कि ए एक्स आई लिख रहे हैं, ए वाई जे लिख दे रहे हैं, और ए जेड के लिख रहे हैं, है ना। तो ये एक ईजी वे है, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग कि ये अगर आप डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो डाइवर्जेंस को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि एक्स वाला टर्म एक्स के साथ आ जाएगा, है ना, वाई वाला टर्म वाई के साथ आ जाएगा, मतलब जो जे वाला टर्म है, और जेड वाला टर्म किसके साथ आ जाएगा? जेड के साथ आ जाएगा। जैसे अगर आपसे कहे कि भाई डेल डॉट आर वेक्टर, आर क्या यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है, तो इसका मतलब आप कहोगे कि सर डेल अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल वाई जे होगा, और डेल अपॉन डेल जेड क्या होगा? के होगा। और आपको ये भी पता है कि पोजीशन वेक्टर को एक्स आई, वाई जे और जेड के लिखा जा सकता है, तो आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। मतलब व्हेन यू डू दिस, तो 1 + 1 + 1 3 बार आ जाएगा ये, तो आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। तो डेल डॉट आर की वैल्यू कितनी है? 3 है। बहुत बेसिक सा फिनोमिना है ना, फंडा मतलब बहुत बेसिक है। तो अगर आप फंडों को समझ रहे हैं, ठीक है, फंडामेंट्स को अंडरस्टूड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपके लिए यूजुअली ईजी रहती है। ठीक है, जो आप पहले प्रीवियसली जानते हैं मतलब उसके कंपेरेटिवली आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यू नॉट नीड टू बॉदर अबाउट दिस। तो डेल डॉट आर की वैल्यू जो है वो 3 आ गई। इज़ एनीबडी हैविंग डाउट? नो, आई डोंट थिंक एनीबडी हैविंग डाउट, क्योंकि बहुत बेसिक से मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि अच्छा ये होता है, ये होता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, इसमें कुछ ऐसा मतलब ऐसा ना लगे कि आपको टफ हो रहा है, बहुत आसान सी चीज़ है। ठीक है मेरे बच्चों, दिस इज़ वन ऑफ द ईजी थिंग टू डू। अगर आप जान रहे हो तो ये बहुत आसान है। ओके,
तो डाइवर्जेंस निकालना अपने आप में बहुत आसान होगा, ध्यान रखिएगा। कभी भी आपको डाइवर्जेंस पूछे तो आप इजीली डाइवर्जेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, ठीक है। आप धूमधाम से डाइवर्जेंस फाइंड कर सकते हो। तो क्या किया हमने डाइवर्जेंस निकालने के लिए, आई होप ईच वन ऑफ यू गॉट इट। मैंने सिंपल सा रूल लगाया, मैंने क्या किया, किसी भी वेक्टर का, और एक बार और ध्यान रखिए कि डाइवर्जेंस ऑफ एनी क्वांटिटी अगर जीरो आ जाए, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का आपने डाइवर्जेंस निकाला और वो कितना आ गया, वो जीरो आ गया मान लीजिए, तो इसका मतलब ये किस नेचर का है, ये सोलिनॉइडल नेचर का है, ओके। यानी कि ए जो है, ए एक सोलिनॉइडल वेक्टर है, रिजिड वेक्टर है, मतलब सोलिनॉइडल मतलब रिजिड वेक्टर है, ओके। तो ये एक ही कहानी रहेगी, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। IIT JEE क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ पे, ठीक है। जो दूसरी चीज़ होती है, मतलब थर्ड जो हमारी चीज़ होता है वो होता है कर्ल। कर्ल का मतलब होता है सर्कुलेशन या रोटेशन, है ना। कर्ल सिंपली कहाँ से बना है, कर्ल का मतलब रोटेशन। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि क्या कर्ल है, कर्ल मतलब रोटेशन, सर्कुलेशन, ठीक है। कर्ली हेयर जो होता है यानी कि सर्कुलेटरी हेयर्स, तो कर्ल रिप्रेजेंट द सर्कुलेशन ऑफ अ वेक्टर, है ना। आप लिख सकते हो कि इट रिप्रेजेंट द सर्कुलेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपके पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो सर्कुलेशन ऑफ द वेक्टर, जो भी वेक्टर रहा होगा उसका सर्कुलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कर्ल, ओके। जैसे आपने पता किया कि भाई डेल क्रॉस ए पता किया, तो यानी कि ये सर्कुलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, है ना। रोटेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, रोटेशन ऑफ ए। सिंपली कर्ल ऑफ ए मीन्स इट रिप्रेजेंटिंग द रोटेशन। तो अगर भाई किसी चीज़ का कर्ल जीरो आ गया तो इसका मतलब वो इर्रोटेशनल नेचर का होगा, है ना। वो किस नेचर का होगा, इर्रोटेशनल नेचर का होगा। तो ये दो चीज़ें, वही कुछ जो बेसिक है ना, वो फंडे आपके हमेशा काम आ रहे होते हैं। कुछ फंडों को भूलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उनमें से एक ही है, ठीक है। अगर आप इसको भूलोगे तो आपको एग्जाम में परेशानी होगी, तो उससे बचने के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इर्रोटेशनल मतलब ये होता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो ध्यान रखिएगा। दो चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसलिए ही बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट होंगी। एक होता है DC, एक क्या होता है DC, JEE के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये। इसको कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, ओके। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल मतलब डेल डॉट डेल क्रॉस समथिंग, इसको हमने क्या पढ़ा, DC पढ़ा। तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, अगर आप DC निकालोगे किसी चीज़ का तो हमेशा कितना आएगा आंसर, जीरो आएगा। ए कुछ भी रहा हो, ए से आपको कुछ लेना देना ही नहीं है यहाँ पे। एज एनीथिंग वट एवर इज ए, है ना, यू नॉट नीड टू बॉदर। ए कुछ भी हो सकता है, बट डेल क्रॉस ए कर रहे हैं तो जीरो आ जा रहा है। DC का मतलब ये होता है। दूसरा होता है CG, यानी कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, दिस इज कॉल्ड कर्ल ऑफ ग्रेड। तो कर्ल ऑफ ग्रेड का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी चीज़ का कर्ल निकाला, डेल क्रॉस डेल ऑफ ग्रेडियंट मतलब फाई, तो ये ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालोगे, कर्ल करोगे तो आंसर फिर से कितना आ जाएगा, जीरो। तो दो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो एक तो DC याद रखिएगा, एक CG याद रखिएगा, ओके प्यारे बच्चों। तो यहाँ से IIT JEE एज यूजुअली डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जहाँ तक मेरा कंसर्न आपसे कहता है। तो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा वेक्टर थ्योरम से। एक्चुअली डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल का यूज होता है वेक्टर थ्योरम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर आपको तीन थ्योरम है, देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस, ठीक है, डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है मेरे बच्चा। तो गॉस का जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि डाइवर्जेंस थ्योरम है, तो कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस का यूज होगा। ये क्या करता है, अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है ना, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है, मतलब क्या है समझ पाई। क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन को किस में कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन इनटू वॉल्यूम इंटीग्रेशन, है ना। सरफेस इंटीग्रेशन को जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्जन का काम है, कन्वर्ट करने का काम है, वो करता है आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इसका मतलब ये थ्योरम कहती है कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन A.ds अगर कहीं पे लिखा है आपका क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, क्या लिखा हुआ है, A.ds लिखा है, तो मेरे बच्चों आप इसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट A dv लिख सकते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ A dv लिख सकते हैं। अब इसके प्रूफ से आपको कुछ लेना देना भी नहीं होना चाहिए, बस बेसिकली याद रखिएगा कि अगर किसी वेक्टर स्पेस में यू हैविंग अ वेक्टर स्पेस एंड इन दिस वेक्टर स्पेस यू हैविंग अ क्लोज कर्व, ओके, इन दिस वेक्टर स्पेस यू हैविंग अ क्लोज सरफेस, ओके, विच इंक्लूजिंग V वॉल्यूम, ये सरफेस V वॉल्यूम को इंक्लोज कर रहा है। तो अगर आप सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज द वेरी इजी मेथड टू डू दैट, ओके। बाय दिस मेथड यू कैन डू दिस।
गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। दूसरी थ्योरम जो आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है, जहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो ध्यान रखनी है प्यारे बच्चा, कर्ल थ्योरम, यानी कि इसको कहते हैं स्टोक्स थ्योरम। ओके, दिस इज कॉल्ड स्टोक्स थ्योरम। इसको कर्ल थ्योरम भी कहते हैं। स्टोक्स थ्योरम का मतलब कर्ल थ्योरम। तो ये क्या करता है, ये क्लोज लाइन इंटीग्रेशन को, लाइन इंटीग्रेशन, ये क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पे ओपन में नहीं लगेगा ये, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट इनटू सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब हमने कहा कि अगर आपके पास लेट यू हैविंग अ वेक्टर रीजन, इस रीजन में कोई कर्व है, सरफेस नहीं है, ये कर्व है, बाउंड्री है, जैसे स्क्वायर है ना, या सर्किल है, ये क्या कर रही है, एस एरिया को क्लोज कर रही है, इसने इतना एरिया क्लोज कर रखा है। ठीक है, और ये कर्व क्या है, सी है। तो क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल, दिस इज ए वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस ऑफ ए, कितना हो जाएगा, डी एस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये है आपके किसकी कहानी, दिस इज ऑल अबाउट द सरफेस इंटीग्रेशन, यानी कि कर्ल थ्योरम लाइन इंटीग्रेशन को, इट कन्वर्ट योर लाइन इंटीग्रेशन इनटू सरफेस इंटीग्रेशन। तो फॉर अ कंजर्वेटिव फील्ड, फॉर अ कंजर्वेटिव फील्ड, मान लीजिए आपका ए जो है कंजर्वेटिव फील्ड है, तो आपको पता है कि डेल क्रॉस ए ऑफ अ कंजर्वेटिव फील्ड जीरो आता है, तो इसका सर्कुलेशन कितना आ जाएगा, ए डॉट डी एल बिकम जीरो, यानी कि आप जहाँ से स्टार्ट हुए तो वहीं पे पहुँचे, तो क्लोज लाइन इंटीग्रेशन कितना आ जा रहा है, यहाँ पे जीरो आ जा रहा है। तो ये कंडीशन भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत बार आप इसको डायरेक्टली इससे क्वेश्चन कर सकते हैं बिना किसी बॉर्डर के, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, बट ध्यान रखना है कि कहाँ लगना है, ऐसा नहीं कि कहीं भी लगा दो। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक पोजीशन पे ही लगेगा, कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही लगेगा, हर जगह लगाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करेगा, ये भी तय है, बट थोड़ा सा ट्रिक आनी चाहिए। और मैक्सिमम टाइम कर्ल थ्योरम से क्वेश्चन आया हुआ है, मैक्सिमम टाइम। मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देता हूँ, क्वेश्चन ऑफ IIT JAM है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि f इक्वल टू, क्वेश्चन कह रहा है इफ f इक्वल टू गिवन टू यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई, ओके, प्लस 2xyj। ठीक है, दिस इज f गिवन टू यू, द वेक्टर फील्ड f गिवन टू यू, है ना। फाइंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, वर्क डन अलोंग, ठीक है, क्लोज पाथ या क्लोज लूप, ठीक है, एज शोन इन फिगर। तो इस फिगर, आपको फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, यू नीड टू चेक आउट दिस। ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0,0 है, यहाँ पे a,0 है, यू नो दैट दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, यहाँ पे 0,a रहा होगा, यहाँ पे a,a रहा होगा। तो आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, सर्कुलेशन ऐसा दिया है, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो। तो अलॉन्ग दिस क्लोज कर्व यू हैव टू फाइंड आउट वर्क डन। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट वर्क डन। तो वर्क डन बराबर क्या होता है, एफ डॉट डी आर, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इस क्लोज लाइन इंटीग्रेशन को, अगर मैं इतना क्यों करूँ, मुझे अगर ये निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, P से Q जाना पड़ेगा, Q से R जाना पड़ेगा, R से S, S टू P। क्लोज तो तब बनेगा ना जब इसको 4 बार इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा ना, देखो P टू Q अलग इंटीग्रेट करूँगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत लेंदी मेथड है। प्लस ये देखो, प्लस R टू S प्लस S टू P। बट अगर आपने थ्योरम पढ़ी है तो वो उसका यूज़ भी तो करना आना चाहिए। आप क्या लिख सकते हो, क्लोज कर्व एफ डॉट डी आर को आप इजीली लिख सकते हो कि भाई इसको हम सर्फ डेल क्रॉस ए डी एस लिख सकते हैं। तो क्या परेशानी है। तो इस वेक्टर फील्ड का, ये जो वेक्टर है आपको गिवन है, इसका कर्ल फाइंड कर लीजिए। इसका क्या फाइंड कर लीजिए, कर्ल फाइंड कर लीजिए। तो अगर आप इस वेक्टर फील्ड का कर्ल फाइंड करेंगे तो तुम्हें डेल क्रॉस एफ करके, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, डेल क्रॉस एफ निकाल लोगे तो 4y कैप के समथिंग कुछ आ रहा होगा ये। ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ यहाँ से क्योंकि कर्ल तुम्हें आता होगा। अगर आप IIT JAM की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कर्ल पहले से निकालना जानते हो। नहीं निकालना जानते हो तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रही है और इसको बहुत जल्दी ही सही करने की ज़रूरत है बच्चा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, सरफेस इंटीग्रेशन 4y k कैप। ओके, और ds देखो, जैसे सर्कुलेशन हो रहा है अपने हाथ को ऐसे घुमाइए, सर्कुलेशन ऐसे हो रहा है क्लॉकवाइज, तो अपने हाथ को क्लॉकवाइज घुमाओ तो थंब आपको कहाँ को जा रही है, -z डायरेक्शन में। यानी कि ये कौन सा प्लेन है, प्लेन तो तुम समझ रहे हो कि ये भाई dx dy प्लेन है। ठीक हो गया, dx dy, पर डायरेक्शन कौन सी है इसकी, -k कैप है। इस प्लेन का यूनिट नॉर्मल वेक्टर पीछे को है, सर्कुलेशन ऐसे हो रहा है तो पीछे को, अगर ऐसे सर्कुलेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज तो आप +k लिखेंगे। तो ऑब्वियसली इफ़ यू डू सो
आपको क्या क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा और नेगेटिव में आंसर मिलेगा। लिमिट तुम्हें पता है कि a टू a है, ठीक है, a टू a लिमिट है, तो माइनस का 2a⁻³ बन जाएगा मेरे हिसाब से। अगर आप इसको करोगे y के रिस्पेक्ट में y² आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और x के रिस्पेक्ट में करोगे a आएगा तो माइनस पहले से है, तो -2a⁻³ इज योर आंसर। सो दिस इज द वे, दिस इज द मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे तो इस मेथड से आप क्वेश्चनों को डील करेंगे मेरे बच्चों। आई होप एवरी वन ऑफ यू गॉट इट, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पढ़िए, वेक्टर में केवल इतना ही पढ़ना है, जितने PYQs वेक्टर से आए हुए सारे PYQs करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए जब भी आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा तो PYQ सीरीज स्टार्ट होगी, पर फिलहाल के लिए आपको ट्राई करना है कि वेक्टर के क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, चाहे वो गेट के एग्जाम में आए हैं, चाहे वो नेट में आए हुए हैं, चाहे वो JEM में आए हुए हैं, TFIR है ना, बहुत सारे एग्जाम है, वहाँ आप सब कर लिए, ठीक है बेटे बच्चों। तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैट्रिक्स आएंगे, तो कल पढ़ेंगे मैट्रिक्स की कहानी। तो आई होप यू एंजॉय दिस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाटा बाय बाय।